वेलकम स्टूडेंट्स। जेएस मिल पढ़ रहे थे, तो आज उसका सेकंड पार्ट कवर करेंगे। कल हम जेएस मिल के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने उससे पहले जेरेमी बेंथम को कवर किया था, क्योंकि बेंथम को कवर किए बिना मिल को नहीं समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो उनके गुरु थे, जेएस मिल उनके शिष्य थे। बेंथम का क्या प्रिंसिपल था इंपॉर्टेंट, जो बड़ा सिग्निफिकेंट उनका प्रिंसिपल है, वो है यूटिलिटेरियनिज्म का। जेएस मिल ने किया क्या? जेएस मिल ने उस यूटिलिटेरियनिज्म को रिवाइज कर दिया, इसलिए उन्होंने दिया रिवीजन ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। जेएस मिल ने उसको रिवाइज कैसे किया? क्योंकि जेरेमी बेंथम ने सिर्फ हैप्पीनेस का, जो ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर ग्रेटेस्ट नंबर वाली जो बात कही थी, उसमें जो सुख को उसने जो काउंट करने की बात कही थी, यानी कि सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स, जितने ज्यादा लोग जो बोल रहे हैं वही सुख है, वही सत्य है। अब वो गलत भी हो सकता है, लेकिन वो ठीक है। ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर ग्रेटेस्ट नंबर की उन्होंने बात कही जेरेमी बेंथम ने, यानी कि सिर्फ क्वांटिटी पे फोकस किया। जेएस मिल ने इसको रिवाइज कर दिया, उन्होंने क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी को भी जरूरी बताया कि सुख की क्वालिटी भी होती है। ये मैंने कल आपको कवर कर लिया था, रिवीजन ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म का ये है। आज हम जेएस मिल को जब आगे पढ़ेंगे तो हम लिबर्टी के बारे में, उनको चैंपियन भी बोला जाता है लिबर्टी का, तो लिबर्टी के बारे में उनके क्या व्यू थे। जब हम लिबर्टी की बात करेंगे, जब भी हम पॉलिटिकल साइंस में लिबर्टी वर्ड दिमाग में आते, तो हम जॉन लॉक जो है, हम उनका डिस्कस किए बिना आगे नहीं बढ़ सकते। जॉन लॉक से लिबर्टी, क्योंकि मॉडर्न टाइम में जो लिबर्टी के जो सबसे बड़े चैंपियन जॉन लॉक को बोला जाता है, और उन्हें फादर ऑफ लिबरलिज्म बोला जाता है। आगे के जितने भी विचार जो बनते हैं लिबर्टी पे, जॉन लॉक का डिस्कशन, चाहे वो क्रिटिसाइज उसमें हो या फिर वो एडमायर हो अपने उसके थॉट्स के लिए, लेकिन जॉन लॉक का विचार आएगा जरूर, और हमें उन्हें डिस्कस भी जरूर करना पड़ेगा। जेएस मिल जब लिबर्टी के बारे में जब बात करेंगे तो जेएस मिल का क्या विचार है। अच्छा, अब लिबर्टी की बात करेंगे। अब जब हम लिबर्टी की बात करेंगे, जेएस मिल, इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था, ये सब मैं कल डिस्कस कर चुका हूं, 1806 में। लिबर्टी की आज हम बात करेंगे। इनके लिए लिबर्टी है क्या? लिबर्टी को जॉन लॉक ने किस तरीके से डिस्क्राइब करा था? फ्रीडम फ्रॉम। लिबर्टी जो है ना, जब हम आगे लिबर्टी वाला चैप्टर, लिबर्टी वाला जब हम कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से जब हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, तो उसमें हम देखेंगे लिबर्टी जो है वो दो तरीके की होती है। एक होती है नेगेटिव, आज इसको हम डिटेल में इतना डिस्कस नहीं करेंगे। एक नेगेटिव लिबर्टी होती है और एक पॉजिटिव लिबर्टी होती है। जॉन लॉक को हमने क्या बोला था? फादर ऑफ लिबरलिज्म। एक सेकंड, स्क्रीन को थोड़ा सा, हाँ, जॉन लॉक को हमने क्या बोला था? जॉन लॉक इनको बोलते हैं हम फादर ऑफ लिबरल, उदारवाद का जनक बोला जाता है। तो जॉन लॉक ने क्या लिबर्टी को लेके इनका क्या मानना था, यानी कि ये नेगेटिव लिबर्टी की बात करते थे जॉन लॉक। कैपिटलिज्म में जिस लिबर्टी की बात होती है ना, वो नेगेटिव लिबर्टी होती है। नेगेटिव लिबर्टी क्या कहती है? नेगेटिव लिबर्टी जो कहती है, ये कहती है फ्रीडम फ्रॉम, किसी भी चीज से फ्रीडम, फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शंस, फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शंस। मुझे आजादी चाहिए टूटे करप्शन से, फ्रीडम फ्रॉम करप्शन, फ्रीडम फ्रॉम करप्ट पॉलिटिशियन, फ्रीडम फ्रॉम बैड इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शंस, बंधनों का अभाव। किसी भी चीज से स्वतंत्रता, वो नेगेटिव होते हैं, यानी कि व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होना चाहिए। व्यक्ति के ऊपर वो जो चाहे वो करे, इसको नेगेटिव लिबर्टी बोलते हैं। और ये कैपिटलिज्म का आधार बनती है, ये नेगेटिव लिबर्टी का जो कॉन्सेप्ट है। और इस नेगेटिव लिबर्टी से ही जॉन लॉक इस नेगेटिव लिबर्टी को ही बात करते थे, और इस नेगेटिव लिबर्टी से ही लिबरलिज्म आया। इसलिए सबसे पहले, क्योंकि लिबरलिज्म की जो बात करी वो जॉन लॉक ने करी,
इसलिए इनके लिबरलिज्म के कॉन्सेप्ट को हम क्लासिकल लिबरलिज्म भी बोलते हैं। क्लासिकल यानी कि उदारवाद। क्लासिकल लिबरलिज्म का मतलब क्या होगा? शास्त्रीय उदारवाद। सबसे पहले, इससे पहले लिबरलिज्म की बात हुई नहीं। सबसे पहले लिबरलिज्म की जो बात करी जॉन लॉक ने करी, इनको फादर बोला जाता है लिबरलिज्म का। तो ये क्लासिकल लिबरलिज्म है। ये क्लासिकल लिबरलिज्म जो है ना, ये नेगेटिव लिबर्टी के कॉन्सेप्ट पे टिका हुआ है। ये नेगेटिव लिबर्टी है क्या चीज? फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शंस, व्यक्ति को आजादी, सरकार से आजादी। सरकार उसके ना राजनीतिक, ना धार्मिक, ना सांस्कृतिक, ना सामाजिक, ना आर्थिक, किसी मामले में सरकार जो है हस्तक्षेप नहीं करेगी। फ्रीडम फ्रॉम गवर्नमेंट, फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शंस, व्यक्ति स्वतंत्र है। जॉन लॉक ने यही बोला था ना, इंडिविजुअलिटी का चैंपियन है वो। जॉन लॉक ने ये बोला कि व्यक्ति समझदार है, हेल्पफुल है, कोऑपरेटिव है, पीसफुल है, तो उसको आजाद छोड़ो, सरकार उसको कंट्रोल क्यों करे, उसको आजाद छोड़ो। फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शंस, लेजिस्फेयर यानी कि नॉन इंटरफेयर। तो ये क्लासिकल लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट बना, जो जॉन लॉक जिसकी बात करते हैं, नेगेटिव लिबर्टी के ऊपर बात करता है। नेगेटिव लिबर्टी के आधारशिला है। नेगेटिव लिबर्टी होती क्या? फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन। अब हम जब जेएस मिल किस लिबर्टी से प्रभावित है, जब हम जेएस मिल की बात करेंगे, उससे पहले लिबरलिज्म का एक आइडिया अगर ले लें, लिबरलिज्म एंड यूटिलिटेरियनिज्म एक्सेप्ट लिबर्टी एंड राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। लिबरलिज्म, जॉन लॉक जो है वो व्यक्ति के अधिकारों की तो बात करता है, क्योंकि जब व्यक्ति के अधिकार बनेंगे जब तो राज्य के अधिकार सीमित होंगे। अभी तक उससे पहले जितने भी आइडियोलॉजीज थी, जितने भी थिंकर्स हमने पढ़े, चाहे वो मैकियावेली हो, चाहे एरिस्टोटल हो, चाहे वो थॉमस हॉब्स हो, या फिर प्लेटो, एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर, किसी ने भी मतलब व्यक्ति के अधिकारों की, मतलब इंडिविजुअल राइट्स की बात की नहीं। सबकी अप्रोच क्या थी? स्टेट सेंट्रिक अप्रोच थी सबकी। तो स्टेट सेंट्रिक अप्रोच थी, तो राइट्स की तो बात। जॉन लॉक वाज द फर्स्ट, वो पहला व्यक्ति था जिसने व्यक्ति के अधिकारों की बात करी और राज्य को कम कर दिया। स्टेट का इंटरफेयर कम होगा, स्टेट को सिर्फ ड्यूटीज होंगी। और उनके बाद जेरेमी बेंथम भी उसी राह पर आगे चले। जेरेमी बेंथम का भी ऐसा ही कुछ मानना था। लिबरलिज्म की बात करी जॉन लॉक ने, यूटिलिटेरियनिज्म की बात करी किसने? जेरेमी बेंथम ने। दोनों ही क्या मानते हैं? थ्योरी ऑफ राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि व्यक्ति के अधिकार जो है सर्वोपरि है। दे सपोर्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ही व्यक्ति के अधिकार हो सकते हैं, अधिकार सुनिश्चित हो सकता है वो अपने राइट्स की। जैसे हमारी कंट्री अमेरिका है, लेकिन हिटलर का अगर जर्मनी अगर देखें तो जर्मनी में थोड़ी ना किसी के राइट्स से जो हिटलर बोलेगा वही होगा। या फिर आज का जो रशिया देख लो, या फिर नॉर्थ कोरिया देख लो, जहां पे भी डिक्टेटरशिप है वहां व्यक्ति के कोई बहुत ज्यादा डेवलप्ड होती है वो कंट्रियां, नो डाउट। ये डिपेंड करता है वहां के लीडर की पर्सनैलिटी किस तरीके की है, वो क्या है ना, वो किस तरीके से सोचता है। अगर वो मतलब सोसाइटी के इंटरेस्ट में सोच रहा है तो देश डेवलपमेंट करेगा डेफिनेटली। रशिया डेवलप कर रहा है, चाइना डेवलप कर रहा है, बट उस तरीके की वहां पे जो है एक खास मतलब राइट्स कोई बहुत ज्यादा ऐसे कुछ है नहीं, है ना। जो मतलब डेमोक्रेसी में जो राइट्स मिलते हैं वो किसी और पॉलिटिकल सेटअप में वो राइट्स नहीं मिल सकते। तो इसीलिए किसको मतलब, क्योंकि डेमोक्रेसी में होता क्या, हमारे रिप्रेजेंटेटिव ही तो होता है वो, यानी कि वो हम ही एक तरीके से इनडायरेक्टली हम ही रूल कर रहे होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को वो सपोर्ट करते हैं। स्टेट इज ए मशीन फॉर देम, बट लॉक जस्टिफाई लिबरलिज्म ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल राइट। लॉक जो है वो लिबरलिज्म को जस्टिफाई करता है नेचुरल राइट्स के, क्योंकि हम एज ए ह्यूमन वी बॉर्न ऑन दिस अर्थ, और ये हमारे कुछ नेचुरल राइट्स हैं। राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी एंड राइट टू लाइफ। ये तीन जो है नेचुरल राइट है, इसको हमसे कोई भी नहीं छीन सकता। कोई स्टेट, कोई तानाशाह, कोई दूसरा व्यक्ति, कोई सरकार, कोई नहीं छीन सकता। इनफैक्ट इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट, इट इज रिलीजियस एंड मॉरल ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट दीज राइट्स। और इन नेचुरल राइट्स की थ्योरी से ही आगे चल के फंडामेंटल राइट्स के कॉन्सेप्ट्स जो है वो आए, जो हमारे देश के संविधान में भी हमें मिले हुए 12 से 36 में, और अमेरिका से हमने बोरो करा। अमेरिका जब आजाद हुआ 76 में 1700 में, तो उन्होंने फंडामेंटल राइट्स जो है वहां अपने लोगों को दिए थे। यूटिलिटेरियनिज्म जो है दूसरी तरफ बेंथम का, बिलीव इन प्रिंसिपल ऑफ प्लेजर एंड पेन, मिल गेव न्यू फाउंडेशन टू लिबरलिज्म ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। व्हाटएवर इज इंक्रीजेस आवर प्लेजर इज हैविंग यूटिलिटी। Thus, Mill extended utilitarianism argument to support state and government. जेएस मिल जो होता है ना, अच्छा हमें जो है जॉन लॉक का बारे में हमें पता लग गया,
वो क्लासिकल लिबरलिज्म यानी कि नेगेटिव लिबर्टी के चैंपियन थे। यूटिलिटेरियनिज्म में यानी कि जो चीज व्यक्तियों के यूज में हो रही है उससे सुख मिल रहा है तो वो ठीक है। जेरेमी बेंथम ने नंबर्स को सपोर्ट कर दिया और जॉन लॉक ने जो है वो क्या नाम से नेचुरल राइट्स की थ्योरी दे दी। दोनों अपने आप में लिबरलिज्म के चैंपियन बन गए। लेकिन यूटिलिटेरियनिज्म की प्रिंसिपल को जेएस मिल ने जो है वो थोड़ा सा रिवाइज कर दिया कि जिस चीज की यूटिलिटी है वही सही है। ये किसने बोला? ये बोला जेरेमी बेंथम ने। वो उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता है। मिल एक्सटेंडेड यूटिलिटेरियनिज्म आर्गुमेंट टू सपोर्ट स्टेट and government. State and government maximize pleasure of individual, therefore it has utility. State and government is means for, मतलब वो थोड़ा सा, अब मैं आपको बताता हूं थोड़ा। जेएस मिल जो है वो स्टेट के बारे में उसका क्या उसके दिमाग में चल रहा था। अभी तक लिबर्टी को लेके, अब लिबर्टी की बात करेंगे। लिबर्टी मैंने अभी आपको बताया जॉन लॉक के जो था वो नेगेटिव लिबर्टी की बात करता था। लिबर्टी जो होती है नेगेटिव लिबर्टी और एक होती है पॉजिटिव। नेगेटिव लिबर्टी जो होती है इसका मतलब है फ्रीडम फ्रॉम, और ये जो पॉजिटिव लिबर्टी है ना इसका मतलब है फ्रीडम टू। बहुत सिंपल, बंधनों का अभाव तो हो गई नेगेटिव लिबर्टी, और हमें फ्रीडम होनी चाहिए, वो काम करने की अपॉर्चुनिटीज हमें मतलब एक्सेस होनी चाहिए। फ्रीडम टू डेवलपमेंट, फ्रीडम टू एक्सप्रेस द थॉट्स, फ्रीडम टू स्पीच, फ्रीडम टू लीव, मतलब हमें हमारे पास अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। ये होती है पॉजिटिव लिबर्टी। जेएस मिल जो है ना, ये जेएस मिल क्योंकि इनके ऊपर जो है जेरेमी बेंथम बहुत बड़े लिबरल थिंकर हैं, उनका प्रभाव इनके ऊपर रहा, तो इनका शुरुआत में लिबर्टी को लेके जो था ये नेगेटिव लिबर्टी की तरफ इनका रुझान था कि व्यक्ति को आजाद छोड़ दो, व्यक्ति को आजाद छोड़ दो। शुरू में क्योंकि जॉन लॉक और जेरेमी बेंथम से ही प्रभावित है तो इनका शुरू में मानना था कि व्यक्ति को आजाद छोड़ दो, वो बड़ा कोऑपरेटिव है, पीसफुल है, लॉजिकल है, रेशनल है, सब कुछ है, तो उसके कंट्रोल करने की कोई खास जरूरत है नहीं, वो अपना डेवलपमेंट खुद कर सकता है, तो उसको आजाद छोड़ो, फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शंस, उसको छोड़ दो आजाद। तो छोड़ दिया। शुरुआत में इनका मानना था क्या, नेगेटिव लिबर्टी में। लेकिन नेगेटिव लिबर्टी किसको जन्म देती है? नेगेटिव लिबर्टी जन्म देती है कैपिटलिज्म का आधार बनती है। कैपिटलिज्म से आता क्या है सोसाइटी में? इनइक्वालिटी। जेएस मिल को ये बात अच्छी लगेगी नहीं। पहले तो इन्होंने जेएस मिल इसलिए खास है क्योंकि ये बड़ी तेजी से बदलते हैं। यूटिलिटेरियनिज्म इन्होंने अपने गुरु से लिया बट उसको रिवाइज कर दिया। लिबर्टी में इनको पहले स्टेट के रोल को लेके मतलब पहले इनका क्या मानना था, क्योंकि नेगेटिव लिबर्टी में बिलीव है तो इनका मानना था कि स्टेट शुड नॉट इंटरफेयर इन द मैटर्स ऑफ इंडिविजुअल को फ्री छोड़ो, नेगेटिव लिबर्टी। बट उससे तो कैपिटलिज्म फ्री मार्केट हो जाएगा। फ्री मार्केट में मतलब अगर खुला छोड़ दिया, फ्री मार्केट में अगर खुला छोड़ दिया तो फिर उससे तो इनइक्वालिटी बढ़ जाएगी ना। किसी के पास मतलब एक्सेस है रिसोर्सेस का, लैंड, लेबर, कैपिटल सब कुछ है किसी के पास, और किसी के पास कुछ नहीं है, 2 वक्त की रोटी भी, तो वो उसको कैसे कम्पीट कर सकता है? इससे तो समाज में इनइक्वालिटी आएगी। एक व्यक्ति वो लगातार आगे बढ़ता जाएगा, एक नहीं बढ़ेगा। सरकार इस सिद्धांत पे काम कर रही है कि हमारे लिए तो सब बराबर है, हमारे लिए सब बराबर है भाई, हम तो आपको जो मना है वो करो, हमारे लिए सब बराबर है। बट इससे इनइक्वालिटी जन्म लेती है। तो कैपिटलिज्म बना, कैपिटलिज्म से इनइक्वालिटी आ गई। जेएस मिल बदल जाते हैं फिर कि ऐसे चलेगा नहीं। ये तो एक मैं आपको बेस बता रहा हूं लिबर्टी को लेके, एक मतलब ये तो स्टेट के कंटेक्स्ट में, ये लिबर्टी की जो मैं बात कर रहा हूं कि स्टेट का क्या रोल होना चाहिए, है ना, व्यक्ति की जिंदगी में क्या उसका रोल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये उस कंटेक्स्ट में बात हो रही है नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी की। जो
मतलब इंडिविजुअल लेवल पे, पर्सनल लेवल पे, मतलब जो लिबर्टी, मतलब व्यक्ति की क्या लिबर्टी होती है, सोशल सोशल स्ट्रक्चर में अगर बात करें तो उनका जो लिबर्टी को लेके जो मानना है ना, वो क्या है। उन्होंने कैसे लिखा ऑन लिबर्टी, ही मेड डिटेल एनालिसिस ऑफ हिज लिबर्टी, ये आप वीडियो पॉज करके पढ़ लेना। टू टाइप्स ऑफ लिबर्टी की बात करते हैं जेएस मिल। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वेयर नो सेंसरशिप इज अलाउड, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होना चाहिए, ये एकदम सही बात है। अगर हम कहीं पे भी धरना प्रदर्शन करना चाहें, भाषणबाजी करना चाहे, गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलना चाहे, तो हमें इस बात की छूट होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल होनी चाहिए, ये बात तो ठीक आती है। दूसरा जो इनका कॉन्सेप्ट है ना, यहाँ थोड़ा सा फ्रीडम ऑफ एक्शन, फ्रीडम ऑफ एक्शन को वो डिवाइड कर देते हैं, एक होता है सेल्फ रिगार्डिंग और एक होता है अदर रिगार्डिंग एक्शन। इसको हम देखते हैं। जेएस मिल ने दो तरीके की लिबर्टी की बात करी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट है कि हमें मतलब गवर्नमेंट के अगेंस्ट, जैसा आजकल नेपाल में भी चल रहा है ना, वो लोग संसद में घुस गए, क्रांति हो गई, गवर्नमेंट के अगेंस्ट हमें प्रोटेस्ट करने की आजादी होनी चाहिए, किसी भी मतलब इलीगल एक्टिविटी के अगेंस्ट हमें आवाज उठाने की आजादी होनी चाहिए, ये तो उसी पे काम कर रहा है, ठीक है। दूसरा जो इनका है ना, वो फ्रीडम ऑफ एक्शन है, और वो डिवाइड कर देते हैं, यानी कि सेल्फ रिगार्डिंग और अदर रिगार्डिंग। इसको समझते हैं थोड़ा। फ्रीडम की जब वो बात करते हैं तो एक है सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन और दूसरा है अदर रिगार्डिंग। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन यानी कि हमारा कोई भी एक्शन जो हमसे संबंधित हो, किसी को उससे कोई नुकसान पहुंच ना रहा हो। मैं यहाँ पे खड़ा हूं, अगर मैं बहुत जोर से बात कर रहा हूं तो मतलब कोई डिस्टरबेंस किसी और को, दूसरे को हो नहीं रहा, मेरे एक्शंस से, मैं ये हाथ चला रहा हूं, क्या मेरे हाथ से किसी को डिस्टरबेंस हो रहा है? मैं स्पीच में मैं लेक्चर देता देता मेरा हाथ कभी यहाँ जा रहा है, कभी यहाँ जा रहा है, लेकिन किसी को कोई नुकसान, क्योंकि ये मेरा पर्सनल स्पेस है ना, किसी को कोई नुकसान पहुंच नहीं रहा मेरे हाथ चलाने से, तो ठीक है, ये हो गया सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन, जब तक किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे इट इज ओके। दूसरा आता है अदर रिगार्डिंग एक्शन, जब हमारे एक्शन से, यानी कि जब हमारे एक्शन से दूसरा जो है वो प्रभावित हो, हमारे एक्शन किसी दूसरे की जिंदगी को, दूसरे को मतलब अनईजी कर दे, तो वो अदर रिगार्डिंग एक्शन है। यहां पे स्टेट को आना पड़ेगा। अदर रिगार्डिंग एक्शन जैसे म्यूजिक, हम एक बंद कमरे में म्यूजिक सुन रहे हैं, हमने अपना रूम लॉक करा, अंदर से एयर कंडीशन चलाया, बढ़िया मतलब डिम लाइट्स करी और म्यूजिक लगाए, जगजीत सिंह की वीडियोस लगाओ, जगजीत सिंह के ऑडियोज लगा दिए और गाने सुन रहे हैं आराम से बैठ के, ये म्यूजिक है वो, क्योंकि वो हमें मतलब हम अपनी हैप्पीनेस के लिए, और वो हम तक सीमित है। वो जो म्यूजिक है वो जब तक वो म्यूजिक, वो जब उस वक्त तक ही म्यूजिक है जब तक कमरा लॉक कर किसी और को परेशान नहीं कर रहा, लेकिन जैसे ही मैं कमरे को खोल देता हूं और जगजीत सिंह की जगह लगा दिया मैंने हनी सिंह के डीजे साउंडर फुल कर दिया वॉल्यूम, तो वो मैं पूरा एरिया को मैं हिला दूंगा, है ना, तो वो म्यूजिक रहा ही नहीं, फिर वो हो गया नॉइस पोल्यूशन। ये हो गया अदर रिगार्डिंग एक्शन। जब तक मैं म्यूजिक सुन रहा हूं बंद कमरे में, मैं खुद को सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने पर्सनल पीस के लिए, तो दैट इज फाइन, इट इज ओके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही मेरे म्यूजिक से दूसरा प्रभावित हो रहा है, कोई पढ़ नहीं पा रहा, कोई अपना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा, दूसरा बच्चा अपने काम में, अपने धंधे में कुछ नहीं कर पा रहे, तो वो अदर रिगार्डिंग एक्शन है, वो अदर रिगार्डिंग एक्शन है। तो फिर वहां पे उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, वहां उसकी लिबर्टी जो है, फिर उस लिबर्टी को, ये हार्म प्रिंसिपल में भी बात करूंगा, यही हार्म प्रिंसिपल होता है। क्यों? जब हमारे एक्शन से कोई दूसरा हार्म हो रहा है ना, तो फिर उसको रोकना पड़ेगा, स्टेट शुड इंटरफेयर, और उसको फिर वहां पे लॉज बनेंगे और लॉ के अकॉर्डिंग उसको, बंदे को सजा मिलेगी। इसीलिए यही तो है, मतलब यही तो कॉन्सेप्ट है कि 10-11 बजे के बाद मतलब डीजेस जो है तो है वो दिल्ली में, मेरे को और किसी सिटी का तो पता नहीं, दिल्ली में मतलब 10 बजे के बाद, 11 बजे के बाद डीजे नहीं बज सकता। अगर आपने 11:30-12 बजे रात को डीजे बजा रहे हो तो वो पुलिस वाले आ जाते हैं, बंद करवा देते हैं। क्यों?
क्योंकि ऐसा माना जाता है जनरली 10-11 बजे तक तो चलो भाई सब जगह रहते हैं और कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 11 बजे के बाद रात हो जाती है और ऑलमोस्ट सभी के सोने का वक्त हो जाता है, और उस वक्त आप फुल वॉल्यूम में डीजे बजाओगे तो दूसरे की लाइफ में डिस्टर्बेंस है ना, आप दूसरे के मतलब पर्सनल स्पेस में मतलब इंटर वो कर रहे हो, इन्फिल्ट्रेट कर रहे हो, दूसरे को हानि पहुंच रही है, दूसरे को हार्म पहुंच रहा है। तो फिर स्टेट आता है, पुलिस आती है कि भाई अब तू जो है इस डीजे को बंद कर रहा है कि नहीं कर रहा, नहीं तो हम तुझे उठा के लेके जाएंगे। क्यों? क्योंकि तू जो है दूसरों के लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है, तेरा एक्शन जो है वो अदर रिगार्डिंग हो गया। ये है उसका सेल्फ रिगार्डिंग और अदर रिगार्डिंग एक्शन। इसको पढ़ लो आप स्लाइड्स में थोड़ा। जे.एस. मिल ने जो है लिबर्टी को फिर दो उसमें डिवाइड कर दिया, टू टाइप्स ऑफ लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वेयर नो सेंसरशिप इज अलाउड। यहाँ पे कोई सेंसरशिप की जरूरत नहीं है, ये जरूरी है। सेंसरशिप की जरूरत सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन में नहीं है क्या? अदर रिगार्डिंग एक्शन में तो सेंसरशिप की जरूरत नहीं है, ये बात तो है, क्योंकि भाई दूसरा परेशान हो रहा है तो। लेकिन क्या सेल्फ रिगार्डिंग जो एक्शन है, क्या उसमें सेंसरशिप की, जो सेंसरशिप का मतलब स्टेट का इंटरफेयर होगा, है ना, रोकना उसको कि भाई ऐसा मत कर। इस क्या जो सेल्फ रिगार्डिंग की, जब हम किसी दूसरे को हार्म पहुंचा ही नहीं रहे तो फिर सेंसरशिप किस बात की? नहीं, ऐसी बात नहीं। अगर कोई व्यक्ति सुसाइड कर रहा है तो स्टेट रहेगा ना, उसको रोकता है। सुसाइड करना ऐसा थोड़ी है कि कोई अलाउड नहीं है ना सुसाइड करना। सुसाइड करना भी इलीगल है एक तरीके से, हालांकि वो व्यक्ति तो नहीं रहता, बट लॉ है कि भाई सुसाइड नहीं करना चाहिए। स्टेट अगर खड़ा है और आप सुसाइड कर रहे हो तो वो रोकेगा, तो वहां पे भी सेल्फ सेंसरशिप की जरूरत है। हाँ, लेकिन ये जो है ना फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन, यहां सेंसरशिप की जरूरत नहीं है। अब उनके आर्गुमेंट्स देखते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन पे। इंडिविजुअल इज अ मैटर ऑफ हिज ओन लाइफ, मिल इज ए लिबरल, ये हमें पता लग गया। इंडिविजुअलिस्ट, मिल जो है इंडिविजुअलिस्ट है अभी तक, who believes that individuals are sovereign और master over his own body, मतलब उसका उसके माइंड पे, अपने शरीर पे उसका पूरा अधिकार है। Therefore liberty is essential for development of the individual, इसलिए आजादी जो है वो जरूरी है। Freedom of speech and expression is most important element of the liberty, speech and ये जो है सबसे most important element है मतलब liberty का। Everyone should be entitled to speak freely, liberty is an end of itself, it is not means for presentation of any pleasure, anybody can speak against entire civilization, मतलब इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, है ना। वही इंडिविजुअल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन तो होनी चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। दूसरा ये बात करते हैं, नो बॉडी इज इनफ्यूलेबल, विल इज अगेंस्ट एनी रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एंड इफ समवन इज साइलेंसिंग द स्पीच ऑफ अदर्स इट शुड बी प्रिज्यूम दैट he or she has monopoly over the truth। अगर हम किसी दूसरे को रोक रहे हैं तो उसको रोका जाना चाहिए। There is nothing like perfect or absolute truth, truth is always multidimensional, nobody can claim that his opinion is perfect। ये नहीं कि हम जो बोल रहे हैं और आप किसी और को बोलने ही ना दो, सबका अलग अलग ओपिनियन हो सकता है ना। ट्रुथ तो किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ। अब इनका इंपॉर्टेंट जो आता है लिबर्टी के ऊपर आइडिया आपको लग गया। अब आता है हार्म प्रिंसिपल, जो मैंने अभी बात करी थी, सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन एंड अदर रिगार्डिंग। इंडिविजुअल इज फ्री टू स्मोक एंड फ्री टू वॉक बिकॉज इट इज ओनली रिलेटेड टू इंडिविजुअल्स लाइफ। इट अगेन प्रूव्स दैट मिल इज एन इंडिविजुअलिस्ट एंड नोबडी इज अलाउड टू इंटरफेयर इन द डोमेन ऑफ हिज लाइफ। अदर रिगार्डिंग एक्शन जब आ जाता है ना, द एक्शन ऑफ इंडिविजुअल which is affecting the action of other is not permitted। जब हमारे एक्शन से कोई दूसरा प्रभावित हो रहा है तो ये परमिटेड नहीं है, फिर ये अलाउड नहीं। स्टेट विल एक्ट अगेंस्ट द पर्सन हु इज हार्मिंग अदर बिकॉज सेम अमाउंट ऑफ लिबर्टी इज अवेलेबल फॉर एवरीवन। क्योंकि जितने लिबर्टी आपको मिली है स्टेट की तरफ से उतनी ही लिबर्टी सबको मिली है ना। तो आपके एक्शन से अगर कोई दूसरा प्रभावित हो रहा है तो उसकी लिबर्टी कम हो रही है, तो फिर आपको रोका जाएगा। यहाँ पे स्टेट का इंटरफेयर होएगा, पुलिस आएगी और आपको अरेस्ट करेगी। ये इसमें अब डेमोक्रेसी को लेके मतलब क्या मानना है, इनके जो आइडियाज, इनका जो सेट ऑफ ओपिनियन के जो बिलीव्स जो बने, इनके जो
थॉट प्रोसेस जो जनरेट हुआ वो मतलब जेरमी बेंथम के उसमें ही हुआ, शागिर्दी में। तो जेरमी बेंथम जो थे वो तो डेमोक्रेसी को फुल फ्लेज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते थे, यानी कि वन मैन वन वोट और सब बराबर है डेमोक्रेसी में। कोई जितना जितना एक मतलब मेरे वोट का वेट है उतना ही मुकेश अंबानी के, उतना ही नरेंद्र मोदी के वोट का वेट है। ये मतलब वन मैन वन वोट जो चलता है कॉन्सेप्ट, ये जेरमी बेंथम ने इसको सपोर्ट करा, उन्होंने इसको गढ़ा। बेंथम सेड दैट एवरी, लेकिन जेएस मिल अभी हम देखेंगे वो डेमोक्रेसी को लेके उनका थोड़ा सा डिफरेंट व्यू है, थोड़ा सा उनका व्यू जो है डेमोक्रेसी को लेके भी अलग है इस मतलब बेंथम के व्यू से। बेंथम का तो यही मानना है कि भाई काउंटेड एज वन, नोबडी इज काउंटेड मोर देन वन। बेंथम गेव द फंडामेंटल स्लोगन ऑफ डेमोक्रेसी, वन पर्सन वन वोट। बेंथम डिफेंडेड डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन नोशन ऑफ मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम नंबर। आज की डेमोक्रेसी इसी पे चलती है ना, वन मैन वन वोट, तो उन्होंने इसको सपोर्ट करा। ही सपोर्टेड सीक्रेट बैलेट सिस्टम, सीक्रेट बैलेट सिस्टम को उन्होंने सपोर्ट करा जो आज चलता है ना, किसी को पता नहीं होता कि भाई किसने किसको वोट डाला। कल अभी कुछ दिन पहले मतलब जो कांग्रेस पार्टी मतलब अक्यूज कर रही है वोट चोरी का, जो आरोप इस तरीके से लग रहा है न्यूज में, और उन्होंने बोला भी इलेक्शन कमीशन को कि भाई वो हमें देना चाहिए, फुटेज दो हमें। इलेक्शन कमीशन ने अलग अलग रीजंस बोलते हुए अलग अलग मतलब तर्क लगाया, मतलब वो फुटेज नहीं दे रहे कि भाई किसने किसको क्या वोट करा, जो भी है वो ये है मतलब सीक्रेट वैलेट सिस्टम ऑफ वोटिंग। बिकॉज अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ टू इंक्रीज मोर एंड मोर प्लेजर फॉर बेंथम, डेमोक्रेसी मीन्स द हैप्पीनेस ऑफ मेजोरिटी। डेमोक्रेसी में ही मतलब मैक्सिमम लोगों की हैप्पीनेस होती है। बेंथम के लिए इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, जब हम बेंथम को मतलब बेंथम के बारे में हम जान जाएंगे, समझ जाएंगे डेमोक्रेसी को लेके उनके क्या हुए, तो जेएस मिल को जानना बड़ा इजी हो जाएगा। उनका मतलब है कि हैप्पीनेस ऑफ मेजॉरिटी फॉर बेंथम, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, ज्यादा लोगों की। डेमोक्रेसी में होता क्या है, ज्यादा लोग जिसको चाहते हैं, जिसको पसंद करते हैं उनकी सरकार बनती है ना, तो डेमोक्रेसी ठीक है, जस्टिफाइड है। अगर 550 में से 400 सीट किसी सरकार की आ गई, अभी तो नहीं आती, उस जमाने एक जमाने में कांग्रेस की आती थी, तो यानी कि कांग्रेस पार्टी जो कर रही है वो ठीक है, क्योंकि ज्यादा लोगों ने कांग्रेस पार्टी को चुन के भेजा है, भाई 400 सीटें उनकी मिली है, वो यही तो है मैक्सिमम। बिकॉज अल्टीमेट एम ऑफ मींस द डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मेजॉरिटी। ज्यादा लोग जिसमें खुश है, ज्यादा लोग खुश किस में होते हैं, वो डेमोक्रेसी में ही होते हैं। डेमोक्रेसी ही वो सेटअप है, डेमोक्रेटिक सेटअप ही वो पॉलिटिकल सिस्टम है जहां जेरमी बेंथम का ये वाला जो स्लोगन है, मैक्सिमम हैप्पीनेस फॉर मैक्सिमम पीपल, ये मतलब काम आता है, ये यहीं पे इंप्लाई होता है। डेमोक्रेटिक form of government can be applied across the world because human nature is same across the world। उनका मानना था, जेरमी बेंथम का डेमोक्रेटिक के प्रबल समर्थक थे कि डेमोक्रेसी जो है ना, अमेरिका से लेकर जापान तक और रशिया से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, दुनिया के किसी भी देश में, चाहे अफ्रीकन हो एशियन हो, कहीं पे भी डेमोक्रेसी जो है वो चल सकती है, क्योंकि ह्यूमन नेचर हर जगह एक सा है। एंड दे बिलीव इन मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्लेजर। और ह्यूमन नेचर उनके लिए है क्या, जेरमी बेंथम के लिए ह्यूमन नेचर है क्या, कि दो मास्टर्स जो है ना वो कंट्रोल करते हैं ह्यूमन को, प्लेजर और पेन। अरे ह्यूमन टेंडेंसी है अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द ग्लोब, कि वो प्लेजर चाहता है। और ये प्लेजर मिलेगा कहां पे, ये हैप्पीनेस मिलेगी किस पॉलिटिकल सिस्टम में, ये मिलेगी डेमोक्रेसी में। इसलिए पूरी दुनिया में जो है डेमोक्रेसी होनी चाहिए, ये है इस डेमोक्रेसी का आधार। लेकिन इनके जो शिष्य थे मिल्स, जेएस मिल, उनका डेमोक्रेसी को लेके कुछ इस तरीके से नहीं था। डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की वो बात करते हैं। जेएस मिल जो है वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की तो बात करते हैं, लेकिन इस डेमोक्रेसी में वो कुछ चेंज चाहते हैं। सबसे पहला चेंज तो उनका जो मानना है कि भाई अकॉर्डिंग टू मिल, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये में डेमोक्रेसी में मिल सकता है, ठीक है। ही रिजेक्टेड बेंथम्स नोशन ऑफ वन पर्सन वन वोट। इसको देखो, बेंथम ने बोला वन पर्सन वन वोट, यानी कि सबके वोट का इक्वल वेटेज है, लेकिन जेएस मिल ने बोला नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने इसका आधार मतलब उन्होंने बोला जेएस मिल ने कि हर व्यक्ति
को अलग अलग मतलब उसके वोट का वेटेज अलग होता है, तो उसको मतलब उसकी काबिलियत के हिसाब से, उसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसके बैकग्राउंड के अकॉर्डिंगली उसको मतलब वोट का मतलब राइट होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति पीएचडी होल्डर है, 10 वोट डालेगा। किसी ने मास्टर्स कर रखी है तो 5 वोट डालेगा, और कोई ग्रेजुएट है तो 3 वोट डालेगा, और कोई 12वीं पास है तो भाई 1 वोट डाल दो, फिर बस हो गया काम। यानी कि जिसकी जितनी ज्यादा क्वालिफिकेशन, ऐसा जेएस मिल का मानना है। अभी तो ऐसा नहीं है ना। और कोई कोई व्यक्ति अगर बिलियनियर है तो भाई तो डाल, 10 वोट डालेगा तू, 10 चॉइसेस देगा तू कि 1 वोट, 1 वोट यहाँ, 1 वोट यहाँ, 1 वोट यहाँ। और कोई व्यक्ति लेकिन अगर कोई बिल्कुल ही सड़क पे लेटा है तो उसको 1 ही वोट का अधिकार है। नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी वो 2-3 वोट डाल सकता है, इस तरीके से उनका। यानी कि जो बेंथम ने जो बोला इक्वल वेटेज ऑफ वोट, यानी कि 1 पर्सन 1 वोट नहीं, ऐसा जेएस मिल ने जो है वो रिजेक्ट कर दिया ये आइडिया। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को तो सपोर्ट कर रहे हैं, बट ये 1 पर्सन 1 वोट वाला आइडिया जो है इसको वो रिजेक्ट कर देते हैं। इसकी जगह लाते क्या है कि हर व्यक्ति के मतलब वोट का जो वेटेज है वो अलग अलग है। जो जितना ज्यादा क्वालिफाइड, जितना ज्यादा रिच, उसको उतना ज्यादा वोट मिलने चाहिए। Mill was in favor of the representative democracy, which ensured due representation of all sections of society, including minorities, rather than overactive। वो मतलब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के फेवर करते थे, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में ये बात ठीक है, चलो। इन हिज वर्क ऑन सब्जुगेशन ऑफ वुमेन ही स्ट्रांगली सपोर्टेड कॉज ऑफ वुमेन वोटिंग राइट्स। अभी तक मतलब अमेरिका में और इंग्लैंड में मतलब वोटिंग राइट्स तो बहुत बाद में मिले हैं ना। अमेरिका कहने को तो बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, 1776 में ही मतलब आजाद हो गए। और लेकिन देखने में ऐसा लग भी सकता है कि अमेरिका में बहुत फ्रीडम है भी। लेकिन अगर एक दूसरे एंगल से अगर हम देखें ना, वुमेन्स के पर्सपेक्टिव से, तो शायद इतना लिबरल नहीं रहा अमेरिका आज तक। वहां पे इतिहास में आज तक अमेरिका में 250 साल हो गए उनको आजाद हुए, लेकिन वहां आज तक फीमेल प्रेसिडेंट नहीं बनी, कोई वुमेन प्रेसिडेंट नहीं बनी। और हमने तो आजाद होते ही हमारे देश में तो वुमेन प्राइम मिनिस्टर बन गई थी 15 साल बाद। 15 साल को 15, 17, 18 साल बाद ही हमारे यहाँ तो इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बन गई थी ना। उसके बाद पता नहीं कितनी स्टेट्स में चीफ मिनिस्टर्स यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बनी है, और एक अच्छा खासा रोल प्ले करते हैं इंडियन पॉलिटिक्स में यहाँ पे वुमेन्स। लेकिन अमेरिका में आज तक कोई क्योंकि उनको वोटिंग राइट्स ही मतलब वहां पे वुमेन्स को 1920s में जाके मिले, तो उसके बावजूद भी आज तक वहां पे कोई फीमेल प्रेसिडेंट, वुमेन प्रेसिडेंट नहीं रही। इस बात को वो जो बुक लिखते हैं ऑन सब्जुगेशन ऑफ वुमेन, ही स्ट्रांगली सपोर्टेड कॉज ऑफ वुमेन वोटिंग राइट्स। बैंथम ऑन द अदर हैंड वाज साइलेंट ऑन द इशू। वुमेन्स को लेके ना बैंथम ने कोई जिक्र नहीं करा। जेरेमी बैंथम जो थे वो साइलेंट थे वुमेन्स को लेके, साइलेंट थे। उन्होंने वुमेन्स को लेके कभी कोई डिस्कस नहीं करा, उनके राइट्स को लेके, उनके वोटिंग राइट्स को लेके, उनकी स्थिति को लेके, और पैट्रियार्कल जो सोसाइटी जो थी उसको लेके कभी कोई बात उन्होंने करी नहीं। बैंथम सेड दैट वुमेन्स डिड नॉट डिमांड फॉर वोटिंग। उन्होंने तो मतलब एक तरीके से कहते हैं ना कि पल्ला झाड़ दिया कि वुमेन्स ने वोटिंग की डिमांड ही नहीं करी, तो उन्होंने बात ही नहीं करी, ऐसा नहीं है। लेकिन मिल वाज इन फेवर ऑफ द ओपन ट्रांसपेरेंट। जैसे बैंथम ने आज जो सिस्टम चलता है, मतलब एक सीक्रेट बैलेट चलता है ना, मतलब हम जाते हैं अंदर बूथ में वोट कर देते हैं, हम चाहे कितना ही किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो, बट किसको क्या पता मैंने किसको वोट डाला अंदर जाके। सीक्रेट है ना वही, एक अंदर ऐसे करके प्राइवेसी होती है पूरी, उसमें जाके मैं किसी को भी, मैं बाहर नारे लगा रहा हूं, मैं भाजपा के अंदर जाके मैं हाथ का बटन दबा दूं, या फिर बाहर में कांग्रेस के नारे लगा रहा हूं और अंदर जाके खिला दिया मैंने फूल, किसको क्या पता, कोई पता नहीं लग रहा। लेकिन इस चीज के लिए जेएस मिल क्या कहता है कि ओपन होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। इससे अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है कि आपने किसको, अगर मैं जा रहा हूं वोट डालने जा रहा हूं तो मैं सबके सामने डालूं कि भाई मैंने कांग्रेस को वोट दिया या फिर मैंने बीजेपी को वोट दिया। सबको पता लगना चाहिए कि मैंने किसको वोट दिया, ताकि इससे आप आंसरेबल होगे कि भाई क्यों दिया। अगर कोई गवर्नमेंट इतना गंदा कुछ काम कर रही है, गवर्नमेंट इज नॉट फंक्शनिंग वेल, नॉट परफॉर्मिंग वेल इन इट्स टेन्योर, और फिर भी आप उसको वोट कर रहे हो, तो आपको फिर जवाब देना पड़ेगा ना भाई क्यों कर रहे हो। तो आप आंसरेबल हो जाते हो, आपकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है, आपको जवाब देना पड़ेगा। वो क्या कहते हैं, मिल वाज इन फेवर ऑफ द ओपन एंड ट्रांसपेरेंट बैलेट वोटिंग सिस्टम। वोटिंग इज पब्लिक ट्रस्ट विच शुड बी परफॉर्म्ड अंडर ओपन क्रिटिसिज्म ऑफ पब्लिक। कि भाई पिछले 5-10 साल में भाजपा सरकार ने कुछ भी नहीं करा, ये सिद्ध हो गया। इन्फ्लेशन बढ़ गई, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई, फॉरेन पॉलिसी में
फेल हो गए हम, और बहुत सारे मतलब सामाजिक ढांचा मतलब सांप्रदायिकता बढ़ रही है, जो भी है मतलब अलग अलग तरीके से एक्यूजेशन होता है। और उसके बावजूद भी मैं जाके बीजेपी को वोट दिया था। किसी को क्या पता लग रहा, बाहर तो मैं बोल दूं कि नहीं यार आप बहुत गलत हो रहा है और ठीक नहीं हो रहा, मैं तो कांग्रेस पार्टी को वोट दूंगा, लेकिन अंदर से तो मैं क्या नाम से, मेरे दिल में तो फूल खिला हुआ है और मैंने अंदर जाके बीजेपी को वोट दे दिया। किसको क्या पता लग रहा है। लेकिन जब जेएस मिल का आइडिया जब अगर हम मानेंगे ना, ओपन होगा जब सब कुछ, तो भाई मैं क्यों डाल रहा हूँ बीजेपी को वोट, मेरे को बताना पड़ेगा ना फिर कि इतना गलत हो रहा है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट यू आर वोटिंग, यू आर कास्टिंग योर वोट टू द भाजपा, भारतीय जनता पार्टी। क्यों, तो मुझे आंसर देना पड़ेगा। मैं आंसरेबल जब हो जाऊंगा तो मेरे एक्शंस जो होंगे ना वो थोड़े से कहीं ना कहीं फिर मैं सोच समझ के, अभी क्या है बस मैं एक तरीके की भक्ति में आके किसी पर्सन से इंस्पायर होके मैं वोट कास्ट कर सकता हूँ, किसी आइडियोलॉजी से मैं इंस्पायर होके वोट कास्ट कर सकता हूँ। प्रेजेंट सिनेरियो को दरकिनार करते हुए, प्रेजेंट प्रॉब्लम्स को दरकिनार करते हुए हम सिर्फ जाके अपनी आइडियोलॉजी से इंस्पायर होके, किसी पर्सन से, किसी पर्सनैलिटी से इंस्पायर होके हम वोट कास्ट कर देते हैं। लेकिन जब ये वाला सिस्टम होगा ओपन, तो मेरे को बताना पड़ेगा कि क्यों डाल रहा है। वो इसका सुझाव देते हैं, मिल वाज अगेंस्ट प्रोवाइडिंग ऑफ एनी सैलरीज एंड एंटाइटलमेंट टू पार्लियामेंटेरियंस। जो हमारे सांसद एमएलए जो है इनको कोई सैलरी नहीं मिलेगी। मिल ने ये आइडिया दिया, क्यों, क्योंकि ये तो सेवक है, इनको कोई सैलरी नहीं मिलेगी, है ना। फॉर मिल्स डेमोक्रेसी इज ए वे ऑफ लाइफ आफ्टर ग्रीक थिंकर, ही वाज द फर्स्ट फिलोसोफर इन मॉडर्न एज हु एम्फसाइज्ड अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ मोरालिटी एंड वर्च्यू इन थिंकर्स। मतलब वो डेमोक्रेसी की बात खुल के इतनी ज्यादा बात करने वाले वो पहले ऐसे थिंकर फिर बने। अब इनको बोला जाता है रिलेक्टेंट डेमोक्रेट। रिलेक्टेंट का मतलब क्या है, अनिच्छुक। वो डेमोक्रेट तो है लेकिन अनिच्छुक डेमोक्रेट क्यों बोला जाता है, क्यों, जैसा मैंने पिछले पॉइंट्स में डिस्कस कर दिया कि इनका जो आइडिया है मतलब 1 पर्सन 1 वोट को ये सपोर्ट नहीं कर रहे। ये सपोर्ट किसको कर रहे हैं कि हर व्यक्ति का अलग अलग मतलब वोट का वेटेज होना चाहिए, उस हिसाब से ही इनको रिलेक्टेंट डेमोक्रेट बोला जाता है। किसने बोला, वाइपर, ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। मिल रिफ्यूज टू एक्सेप्ट प्रिंसिपल ऑफ 1 पर्सन 1 वोट। It seems that he is more aristocrat than a democrat. Mill said that democracy was best form of government but it is not suitable for each and every society. जैसा जेरेमी बेंथम ने माना था ना कि डेमोक्रेसी जो है दुनिया के किसी भी देश में कामयाब हो सकती है, जेएस मिल का ऐसा मानना नहीं था, तो इसलिए उनको रिलेक्टेंट डेमोक्रेट बोला जाता है। He said that democracy was unsuitable for Asian and African countries. यानी कि डेमोक्रेसी कामयाब कहां पे होगी, यूरोप में ही होगी, बस यूरोप अमेरिका जैसे विकसित देशों में कामयाब होगी। एशिया और अफ्रीका के लिए वो क्या कह रहे हैं कि डेस्पोटिज्म चाहिए एक तरीके का, उसको वो क्या बोलते हैं, बेनेवलेंट डेस्पोटिज्म। डेस्पोटिज्म लेकिन ऐसा नहीं कि वो वहां का जो तानाशाह है वो लोगों को मार रहा है, बहुत ज्यादा बार्बर है, नहीं। हाँ लेकिन एक थोड़ा सा सख्त होना चाहिए, बार्बर नहीं होना चाहिए बट हाँ थोड़ा सा सख्त रूलर होना चाहिए। इन दिस कंट्रीज ही बिलीव दैट पीपल आर नॉट सिविलाइज्ड। उन्होंने यानी कि क्लियर तौर पे क्या बोलते हैं कि इंडिया में तो सिविलाइज्ड लोग है ही नहीं। ऐसा उनके फादर ने भी जो बुक लिखी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया उसमें बोल दिया था कि इंडिया इज नॉट सिविलाइज्ड। और जो व्यक्ति सिविलाइज्ड नहीं है जहां के लोग, तो वहां के लिए क्या चाहिए, डेस्पोटिज्म चाहिए। बाय बेनेवोलेंट डेस्पोटिज्म ही मीन्ड माइल्ड और सॉफ्ट डेस्पोटिज्म व्हिच मींस रूलर शुड नॉट बी बार्बरिक टुवर्ड्स हिज सब्जेक्ट। मतलब बार्बरिक नहीं होना चाहिए अपने सब्जेक्ट्स के प्रति, हाँ बट थोड़े से सख्त डिसीजन लेने आने चाहिए उसको। ये हमने पढ़ लिया। अब जेएस मिल का हमने लिबर्टी के बारे में पढ़ लिया। एक छोटा सा मैं और बता देता हूं, ये मतलब उसके फेमिनिज्म के भी चैंपियन रहे, क्योंकि इनकी लाइफ में लॉन्ग टर्म एक इनकी गर्लफ्रेंड रही जेरियम टेलर। उनका प्रभाव, जो अपने आप में फेमिनिस्ट थी, उनका प्रभाव इनके ऊपर पड़ा। उनसे इन्होंने शादी भी करी बाद में आके, काफी बाद में। और फिर इन्होंने एक बुक लिखी महिलाओं के अधिकारों के लिए, एक बुक लिखी, महिलाओं के अधिकारों की बात करी और एक मूवमेंट भी चलाया, इसलिए एक बहुत बड़े फेमिनिस्ट भी हैं। और वो बुक कौन सी थी, ऑन सब्जुकेशन ऑफ वुमेन। जेएस मिल का मैं समझता हूं अब तक हम काफी कुछ कवर कर चुके होंगे। इस वीडियो को सुनने के बाद आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक जब पढ़ेंगे तो आप इजीली जेएस मिल को समझ पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ये जेएस मिल था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए कोई नया थिंकर कार्ल मार्क्स के ऊपर हम नई वीडियो बनाएंगे। देखते रहिए चैनल योगक्षेम क्लासेस। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।